पायल को अपने कॉलेज के आखिरी दिनों में पता चलता है कि उसे लड़कियां पसंद है। यही बात पायल अपने घर वालों से भी बता देती है। तब उसके माँ बाप, ये कैसे अजीब से शौक है तेरी, अगर घर के बाहर ये बात किसी और को पता चलेगी तो क्या होगा जानती भी हो। एक झटके में इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। माँ का कहने का तरीका गलत है, लेकिन माँ सच कह रही है बेटा। इसीलिए ऐसी अजीब सी ख्यालों के बारे में सोचना बंद कर दो। मैं किसी अच्छे लड़के से तुम्हारा शादी करवा दूंगा। ऐसे कहते हुए पायल के पिता उसे अच्छे से समझाकर उसकी शादी गौतम नाम के एक भले इंसान से करवा देते हैं। पायल अपने पिता की इज्जत करती थी, इसलिए अपने पिता की बात मानकर शादी कर लेती है। शादी के बाद पायल और गौतम खुश तो रहते हैं, लेकिन गौतम को ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी दिल से खुश नहीं है। इसलिए एक दिन समय निकालकर ऐसे बात पूछता है। पायल, तुम सच में इस घर में खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जबरदस्ती अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रही हो? अगर कोई बात हो तो बता दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा साथ ही दूंगा। गौतम की बात सुनकर पायल बहुत खुश होती है और अपने बारे में बताने ही वाली होती है। फिर उसे अपने पिता का ख्याल आता है, इसलिए ऐसे कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी उस बात को वहीं पर खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद गौतम की माँ को बाजार में पायल के किसी दोस्त से इस बात का पता चलता है। हाँ आंटी जी, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। उसकी शादी आपके बेटे से कैसे हो गई? ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है। उसकी बात सुनकर गौतम की माँ घर लौटने के बाद पायल से वही बात पूछती है जो बात उसके दोस्त ने बताई थी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो, वो भी अपनी बहू के बारे में? सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है गौतम, मैं ऐसी ही हूँ, इसलिए तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ। वो बात सुनकर गौतम की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और पायल को घर से बाहर निकलने को कहती है। गौतम अपनी माँ को शोर मचाने से रोकता है और पायल से पूछता है कि ऐसी बात थी तो उसने उससे शादी क्यों की। तब पायल अपने पिता के बारे में बताती है। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तुम जो हो और तुम्हारी जो पसंद है उसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम यहाँ पर जब तक चाहे तब तक रह सकती हो, तुम्हें तुम्हारी साथी मिलने तक। गौतम ऐसे कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर गौतम की बहन आरती आती है और ऐसे कहती है, पायल को इंतजार करने की जरूरत नहीं है भैया, मुझे पायल पसंद है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं पायल को शादी के लिए पूछना चाहती हूँ। वो बात सुनकर गौतम की माँ को चक्कर आने लगते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाती है। गौतम पायल और उसकी बहन को वहाँ से जाने को कहता है और जब सब लोग मान जाएंगे तभी लौटकर आने को कहता है। तुम दोनों यहाँ की फिक्र मत करो, मैं माँ को सब संभाल लूंगा। ऐसे कहते हुए गौतम उन दोनों को भेज देता है और हर रोज अपनी माँ को समझाता है कि आरती और पायल के एक दूसरे से प्यार करने में कोई गलत बात नहीं है। और एक दिन गौतम की माँ उस बात को मान ही जाती है। उसके बाद
दोनों परिवार के सभी सदस्य मिलकर पायल और आरती की शादी करवाते हैं। सुंदरवन नाम के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल है। गांव के सभी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। छोटा सा गांव, भोले लोग, अच्छा स्कूल और अच्छे टीचर्स है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा गांव के बड़े लोग मानते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए जाने वाले सभी बच्चों को गांव में हर कदम में दिक्कत नजर आती है। बच्चों, कोई बता सकता है फूलों की खुशबू कैसी होती है? पता नहीं टीचर जी, हमें तो स्कूल के हर कोने से सिर्फ टॉयलेट का ही बदबू आती है। हाँ टीचर जी, क्लासरूम में बैठकर तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चलो बच्चों, इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। इंटरवल का टाइम हो गया है। 10 मिनट में जो करना है वो करके वापस आ जाओ। ऐसे कहते हुए स्कूल की टीचर्स हर वक्त बात को टाल देती। असल में स्कूल में कोई भी बाथरूम नहीं है, इसलिए बच्चे और बड़े सभी स्कूल के पीछे की दीवारों के पास जाकर शौच करते हैं। इसलिए स्कूल में वही बदबू आती है। मैं आज पिताजी से बात करके ही रहूंगा और अपनी पढ़ाई छोड़कर ही रहूंगा। अब तक तो ये बात 100 बार बता चुका है। रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। टीचर्स ऐसे जानबूझकर बात को टालने की कोशिश नहीं करते हैं। टीचर्स ने कई बार सरकार से बात करके स्कूल में बाथरूम बनाने की बात की थी और सरकारी ने उनकी बात सुनकर कई बार सरपंच को पैसे भी दिए थे। लेकिन उस गांव का सरपंच इतना लालची है कि वो बच्चों के स्कूल में बनाने वाले बाथरूम के पैसे भी खुद ही खा जाता है। सवाल करने पर धमकी देता है, इसलिए टीचर्स उस बात को टाल देते हैं। पिताजी, स्कूल की उस गंदी बदबू को झेलना मुझसे और नहीं होगा। मैं भी कल से आपके साथ खेत में काम करने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? तू तो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था ना? खेत में काम करने पर मेरे जैसे अनपढ़ ही रह जाएगा। पिताजी सही कह रहे हैं बेटा, थोड़े दिन सब्र कर ले। स्कूल खत्म हो गया तो अच्छे से कॉलेज में पढ़ोगे। ऐसे कहते हुए नीरज के माँ बाप उसे समझाकर स्कूल जाने के लिए मना लेते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह उठने तक नीरज की तबीयत ही खराब हो जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाने पर डॉक्टर ऐसे कहते हैं, लगता है आपका घर डंप यार्ड के करीब है, इसीलिए बच्चे की तबीयत ऐसे खराब हुई है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना घर बदलना होगा। ऐसे कहते हुए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखकर देकर भेज देते हैं। लेकिन ये किसी डंप यार्ड की वजह से नहीं, नीरज के स्कूल से हर वक्त आने वाली शौच की गंध की वजह से आई थी बीमारी। ये बात नीरज और उसके माँ बाप को अच्छे से पता था, इसलिए तुम कुछ दिन घर पर ही रहो बेटा। मैं कल स्कूल जाकर तुम्हारे टीचर से बात करके आता हूँ। ऐसे कहते हुए नीरज के पिता अगले दिन जाकर नीरज के टीचर से बात करते हैं और पूछते हैं कि बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, ये जानते हुए भी वो स्कूल में एक शौचालय क्यों नहीं बनवा रहे हैं। ये बात आप अपने सरपंच से क्यों नहीं पूछते हो? आप तो अच्छे से जानते हो ना उन्हें। सरपंच का नाम सुनते ही नीरज के पिता चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उस गांव में सरपंच के खिलाफ कोई कुछ भी बोलने से कांपता है। लेकिन नीरज के पिता ऐसे स्कूल तक आकर बच्चों के प्रति चिंता दिखाने पर टीचर को एक उपाय सूझता है
और सभी माँ बाप को बुलाकर उन्हें जितने हो सके उतने पैसे स्कूल के शौचालय बनाने में मदद करने को कहते हैं। ऐसे आखिरकार नीरज और कोयल के स्कूल में एक छोटा सा शौचालय बनता है और बच्चे क्लासरूम्स में सुकून से बैठकर पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं।